अब अपने टॉपिक का नेक्स्ट हेडिंग है आर्टिकल 4.6। 4.6 में पॉइंट्स ऑफ सेंट्रल एक्सिस। अब बात करने वाले हैं सेंट्रल एक्सिस की। ये हेडिंग तो खैर थ्योरी का ही है, लेकिन इसके बाद इसका फार्मूला भी निकलेगा और जितने भी क्वेश्चन आपको करने होंगे आने वाली एक्सरसाइज में, उसमें से आधे से ज़्यादा क्वेश्चन में आपको सेंट्रल एक्सिस निकालनी होगी। अभी तक की जो लास्ट वीडियोस हैं, इससे लास्ट जो वीडियो थी उसमें आपको सिखाया गया था कि अगर रिजिड बॉडी पर गिवन पॉइंट्स पर जो है फोर्सेस कार्य कर रहे हैं तो उससे आप डायनेम बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? डायनेम। डायनेम कॉम्बिनेशन होता है फोर्स का और मूवमेंट का। जब मूवमेंट और फोर्स का कॉम्बिनेशन होता है तो वो डायनेम कहलाता है। लेकिन डायनोम की प्रॉपर्टी ये होती है, जो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है वो और मूवमेंट की जो एक्सिस है वो अलग अलग होती हैं। उनके बीच में कोई ना कोई एंगल होता है। तो यानी कि डायनेम की प्रॉपर्टी होती है कि फोर्स की लाइन ऑफ एक्सिस, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन एंड कपल की एक्सिस किसी एंगल पर इंक्लाइन होनी चाहिए और दोनों एक ही प्लेन में होती हैं। अब हम बनाना है सेंट्रल एक्सिस। लेकिन सेंट्रल एक्सिस में फिर क्या होता है? सेंट्रल एक्सिस भी कॉम्बिनेशन होता है, उसमें भी फोर्स होता है एंड कपल होता है। फोर्स और कपल का कॉम्बिनेशन जो है, एक फोर्स और कपल का जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसका नाम आएगा रेंच। WRENCH जो अभी हम पढ़ने वाले हैं वो रेंच कहलाएगा। लेकिन रेंच में और डायनेम में क्या फर्क होता है? रेंच में भी फोर्स एंड कपल होता है और डायनेम में भी जो है फोर्स एंड कपल होता है। लेकिन जो डायनेम होता है उसमें फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन और कपल की एक्सिस अलग अलग होती हैं। लेकिन रेंच में क्या खास बात होती है? जो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन होती है वही आपके कपल की भी एक्सिस होती है। यानी कि दोनों एक्सिस बिल्कुल एक जैसी हो जाती हैं। तो उस एक्सिस को सेंट्रल एक्सिस बोलते हैं और उस सिस्टम को हम बोलते हैं रेंच। इमेजिनेशन करिएगा एक पेंच की, जो दीवार वगैरह में पेंच लगाते हैं, तो उस पेंच के बारे में सोचिएगा। जब उस पेंच को हम कहीं लगाते हैं और पेंचकस से उसे कसते हैं, तो जब हम किसी पेंचकस से उसे कस रहे होते हैं तो उस पेंच के बारे में सोचिएगा, वो आगे चलता है लेकिन घूम घूम करके चलता है। तो पेंच को जब आप कस रहे होते हैं तो आप पेंचकस से उसे धक्का दे रहे हो, अंदर की तरफ धक्का दे रहे होते हैं, यानी कि फोर्स लगा रहे होते हैं और साथ में उसे घुमा भी रहे होते हैं। तो जो फोर्स की, जिस फोर्स से वो चल रहा है, यानी कि जो उसकी पेंच की ट्रांसलेशन की डायरेक्शन है, ट्रांसलेशन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, यानी कि जिस रेखा के अनुदिश, जिस लाइन के अकॉर्डिंग वो चल रहा है, जिस लाइन के अनुदिश वो चल रहा है, उसी लाइन के परिधि वो घूम रहा है। तो ये सिस्टम रेंच कहलाता है। और जो एक्सिस होती है जिस पर वो चल रहा होता है या अबाउट जिसके वो घूम रहा होता है, वो कहलाती है सेंट्रल एक्सिस। अब यही हम सीखने वाले हैं कि एक डायनेम से जो है वो सेंट्रल एक्सिस वो किस प्रकार से बनाई जाती है। तो होता क्या है, डायनेम में दोनों की एक्सिस अलग अलग होंगी, लेकिन सेंट्रल एक्सिस में हम उसे एक में ही कन्वर्ट कर देंगे। पूरा थ्योरी का हेडिंग है। आप डायग्राम की हेल्प से इसे धीरे धीरे सीखिएगा। पोजीशन आपके पास ऐसे है, ये पॉइंट O है, ये A है और ये B है, ये R है, ये G है और बीच का एंगल थीटा है। देख लीजिएगा और यहां भी एरो बना देता हूं। तो ध्यान रखना, G जो है मूवमेंट होता है, तो मूवमेंट रोटेट करता है ना। तो जब आप G की डायरेक्शन दिखाएंगे तो उसे थोड़ा सा कर्व करके घुमा देंगे, यानी कि जो कर्व मैंने ऐसे बनाया है तो ये ऐसे करके इसे घुमा रहा है, इसे घुमा रहा है। और आपको जैसे G की पॉजिटिव डायरेक्शन है ना, तो रूल ये होता है, जो मूवमेंट हमारे एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, वो पॉजिटिव काउंट होते हैं। तो जिस रेखा के परिधि आप घूम रहे हैं, इस रेखा को ऐसे देखिएगा उंगली को सामने से, और इसे एंटी क्लॉक अगर ले जाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और ऐसे करके घुमा देंगे तो वो निगेटिव हो जाएगा, है ना। तो यानी कि एक्सिस की डायरेक्शन में देखते हुए अगर आप एंटी क्लॉकवाइज बना देते हैं तो वो मूवमेंट जो है वो पॉजिटिव क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब ये मेरा जो सिस्टम बन चुका है उसमें एक फोर्स R है जिसकी लाइन ऑफ एक्शन जो है वो A है,
और दूसरा मोमेंट जो है मेरा जी है और जिसकी एक्सिस जो है ओ बी है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो ये इस समय मेरा एक डायनेम बना हुआ है। तो अभी हमने पीछे वाले हेडिंग में सीखा था कि कोई भी रिजिड बॉडी पर अगर कोई फोर्सेस कार्य कर रहे हैं तो हम उसे डायनेम में बदल सकते हैं। सबसे पहली लाइन जो है हमारी यही आ रही है, ये है वी नो दैट we know that the given system of forces acting at different points of rigid body may be reduced into डायनेम। ऐसे लिखिएगा आर कॉमा जी, ये आपका डायनेम हो गया आर कॉमा जी। लेट ओ ए इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स आर and OB is axis of couple G such that angle AOB is equal to theta। तो डायग्राम जितना बनाया हुआ था उतना ही जो है हमने इसमें लिख दिया है। अब आप क्या करिएगा, एक लाइन तो ये खींचिएगा, ये लाइन मान लीजिएगा OC है, या इस लाइन नाम वही दे देता हूं डायग्राम वाली, ये OD है, और एक लाइन आप बाहर खींचिएगा OC। OA और OB दो लाइन तो थी आपके पास, अब दो लाइन OD और OC खींचिए। OD जो है बोर्ड पर है, ये ध्यान रखना। OD, OA और OB एक ही प्लेन में लाई करते हैं, ये तीनों एक ही प्लेन में, लेकिन OC जो है OC यहाँ जहां मेरा स्केच पेन है, यानी कि प्लेन के परपेंडिकुलर। अब ये ले लेते हैं यहाँ पर, draw line OD and OC such that OA, OB, OD lie in same plane and OC perpendicular to this plane। अब दो लाइन OD और OC इस प्रकार से खींची गई है कि OA, OB और OD जो है वो तो एक ही प्लेन में होनी चाहिए और OC जो है वो दूसरे प्लेन में होनी चाहिए। अब देखिएगा मैं कंपोनेंट बनाने वाला हूं। अब ये पहला डायग्राम बन चुका है, अब दूसरे डायग्राम के बारे में आ रहा हूं। आप जी देख रहे हैं, फोर्स भी और कपल मूवमेंट भी जो है दोनों वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वेक्टर क्वांटिटी के हमेशा दो कंपोनेंट होते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जिसके साथ थीटा अटैच्ड है उसके साथ कॉस डाल दीजिएगा, जो 90 डिग्री बनाते हुए उसके साथ साइन डाल दीजिएगा। अब मैं इसके कंपोनेंट आप देखेंगे जाएंगे, अब इसके कंपोनेंट होते हैं। अब दूसरा डायग्राम ये हो जाता है, ये यही बना देता हूँ, भी थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ODC A, यहाँ R है। अब दूसरे वाले डायग्राम में आपको OB दिखाने की जरूरत नहीं है। अब G के कंपोनेंट इधर थीटा अटैच है, तो ये कंपोनेंट हो गया G cos थीटा, और ये कंपोनेंट हो गया आपका G sin थीटा। अब दूसरे डायग्राम में हमने क्या करा है, कपल को वियोजित कर दिया है, कपल को रिजॉल्व कर दिया है दो कंपोनेंट में, G cos थीटा और G sin थीटा में, और जिनकी एक्सिस हमारी OA और OD अब हो चुकी है। अगली लाइन इसके लिए लिखेगा, the couple G is equivalent to two components
इक्वल टू टू कंपोनेंट्स जी कॉस थीटा एंड जी साइन थीटा हैविंग एक्सिस ओ ए कॉमा ओ डी रेस्पेक्टिवली। जो कंपोनेंट आपने जी कॉस थीटा बनाया है उसकी एक्सिस जो है वो ओ ए है, और जो कंपोनेंट आपने जी साइन थीटा बनाया है उसकी एक्सिस जो है वो ओ डी है। अगली लाइन जैसे जैसे डायग्राम बनते चले जाएंगे तो डायग्राम से थ्योरी लिखना सीखना है ना। अभी में दूसरा डायग्राम बन चुका है, अब मैं इसमें तीसरा डायग्राम बनाने जा रहा हूं। जी साइन थीटा को देखिएगा, जी साइन थीटा की एक्सिस है ओ डी। अब हमें सिखाया जाता है कि अगर दो फोर्सेस हैं, मैग्नीट्यूड में इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है और लाइन ऑफ एक्शन है, उनकी लाइन ऑफ एक्शन जो है वो डिफरेंट है, तो वो हमेशा एक कपल पैदा करते हैं। अब जो आप डायग्राम में जी साइन थीटा देख रहे हैं, आप जो डायग्राम में अपने जी साइन थीटा देख रहे हैं, अब मैं जी साइन थीटा पैदा करने जा रहा हूं। तो जी साइन थीटा पैदा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जी साइन थीटा को मुझे हटाना पड़ेगा, दो मुझे फोर्स लगाने पड़ेंगे, वो फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है मुझे सेम रखना पड़ेगा, डायरेक्शन अपोजिट रखनी पड़ेगी, लाइन ऑफ एक्शन जो है वो अलग अलग रखनी पड़ेगी। और उनकी खास बात ये होगी कि जब उनमें मैं फार्मूला लगाऊंगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर मैं फार्मूला लगाऊंगा तो उसका जो रिजल्ट मिलना चाहिए मुझे वो जी साइन थीटा मिलना चाहिए। अब तीसरे डायग्राम में आते हैं। ओ डी सी ए, इधर आर है, इधर जी कॉस थीटा है। अब देखिएगा हमने कैसे लगाए हैं। ऊपर हमने एक ही अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स आर लगाया है, दूसरा हमने ये पॉइंट लिया है यहाँ पर ओ डैश पर ओ ए के पैरेलल लाइन खींचोगे, ये फोर्स लगाया है आर। अब देखिएगा दो तरह के फोर्स इंट्रोड्यूस करे गए हैं, एक ये फोर्स इंट्रोड्यूस करा है, एक ये फोर्स इंट्रोड्यूस करा है, तो दोनों की वैल्यू कैपिटल आर है, दोनों की वैल्यू जो है कैपिटल आर है। और देखिएगा एंटी पैरेलल है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, लाइन ऑफ एक्सिस जो है वो सेम है। इन दोनों के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, इन दोनों के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। जब आप टॉर्क कीजिएगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगाएंगे तो इन्हें जी साइन थीटा प्रोड्यूस करना चाहिए, इस रीजन से ये फोर्स लगाए गए हैं। अब एक बात देख लीजिएगा, आप कोई कहेगा ये कैसे हो सकता है। जैसे आपने एक जनरल चीज बताता हूँ, अगर मान लो मुझे 20 न्यूटन इंटू मीटर का फोर्स, अगर 20 न्यूटन इंटू मीटर का मुझे टॉर्क पैदा करना है तो मैं क्या करूंगा, ये दो फोर्स लगा दूंगा, 20 न्यूटन और बीच की डिस्टेंस में 1 मीटर डाल दूंगा। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर जब आप करोगे तो 20 आ जाएगा। मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, 10 न्यूटन इधर, 10 न्यूटन इधर, बीच की डिस्टेंस में 2 मीटर डाल सकता हूँ। मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, 5 न्यूटन इधर, 5 न्यूटन और बीच की डिस्टेंस में 4 मीटर डाल देता हूँ। तो आपने देखा कि 20 न्यूटन मीटर का फोर्स बनाने के तरीके जो है मेरे पास इनफाइनाइट तरीके हैं, इनका सबका रिजल्ट जो है 20 न्यूटन इंटू मीटर ही आएगा। तो इसी रूल के अकॉर्डिंग जो है जी साइन थीटा को रिमूव कर दिया गया है और दो फोर्स ले लिए गए हैं। और इसके लिए एक लाइन लिख देते हैं, the couple G sin theta may be replaced by two equal unlike parallel forces. टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं। अब ये देख लीजिएगा, लेट वन ऑफ दिस फोर्स इज कैपिटल आर एक्टिंग
along acting along opposite direction of OA एंड एक फोर्स जो है कैपिटल आर है वो ऊपर कार्य कर रहा है, फोर्स आर एक्टिंग अलोंग अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ओए, ओए के अपोजिट डायरेक्शन पर कार्य कर रहा है, एंड द अदर फोर्स आर एट ओ डैश एक्टिंग पैरेलल टू ओ ए such that R into O dash is equal to G sin थीटा। अब ये क्वालिटी इनके अंदर होनी चाहिए। G sin थीटा को हटा करके आपने दो फोर्स डाले हैं, उसमें से एक कैपिटल R जो O पर कार्य कर रहा है जो OA के विपरीत दिशा में है, दूसरा O डैश पर कार्य कर रहा है जो O डैश A डैश यानी कि OA के पैरेलल दिशा में है ना, और बीच की लंबा दूरी जो है वो O डैश हो गई है। और प्रॉपर्टी इनके अंदर ये लगेगी जब R इंटू O डैश करोगे तो दोनों की मल्टीप्लाई करके आपको G sin थीटा मिलना चाहिए। इस रूल के अकॉर्डिंग आपने ये बना दिए हैं। यहां से आपको O डैश की वैल्यू भी पता लग जाएगी, O डैश इज इक्वल टू G sin थीटा बटे R। तो इस रूल के अकॉर्डिंग आप ये पता कर सकते हैं कि जो O डैश होगा वो कितना होना चाहिए। अब लास्ट डायग्राम में आते हैं। लास्ट डायग्राम में देखिएगा क्या है, ऊपर एक फोर्स कैपिटल आर ऊपर लग रहा है और एक फोर्स जो है कैपिटल आर नीचे लग रहा है, सही है ना। दो फोर्स मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, लाइन ऑफ एक्शन सेम है, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। अभी एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने जा रहे हैं। अब लास्ट डायग्राम आ रहा है आपका वो बी सी ए। अब ये वाला कैपिटल आर फोर्स और ये वाला कैपिटल आर फोर्स जो है ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक। अभी हमारे पास एक ये फोर्स बचा हुआ है O डैश A डैश, इधर फोर्स मेरा R कार्य कर रहा है। अब ये दोनों फोर्स जो है वो R है, ठीक है। अभी G cos थीटा हमारा नया मूवमेंट आ चुका है और हमने बीएससी पार्ट 1 से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखा था कि पैरेलल लाइन अगर होती है तो उनके जो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं वो सेम होते हैं। तो अब OA और OA डैश जो है वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इनकी एक्सिस में उठाने जा रहा हूँ, इधर शिफ्ट कर देता हूँ। ये हो गया मेरा G cos थीटा, इस आप K से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अभी जो मूवमेंट हो रहा था वो G हो रहा था, अब G का कंपोनेंट G cos थीटा आ गया, तो नया मूवमेंट जो है वो आप K से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हो जाएगा। अब देखिएगा O डैश A डैश के अलोंग ही फोर्स R कार्य कर रहा है और मूवमेंट G cos थीटा है और जिसकी एक्सिस O डैश A डैश है। तो जो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है वही जो है आपके मूवमेंट की एक्सिस है। अब दोनों सेम हो चुकी है, तो ये जो लाइन आपको मिली है O डैश A डैश ये आपकी सेंट्रल एक्सिस है। अब ये ले लेते हैं एट O कॉमा इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड R कैंसल टू ईच अदर। दोनों जो है एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। अब एक्सिस की भी डायरेक्शन बदली है, द एक्सिस ऑफ कपल G cos थीटा may be transferred from OA to O dash A dash। अब जो G cos थीटा वाला जो हमारा कपल था उसकी एक्सिस हमने OA से बदल करके O डैश A डैश कर दिया है। अगर कोई आपसे पूछे कि इस तरह से आप एक्सिस की डायरेक्शन कैसे चेंज कर सकते हो, तो आप उसे जवाब देना कि जो हमने एक्सिस चेंज करी है वो पैरेलल करी है और दो पैरेलल लाइनों के डायरेक्शन कोसाइन जो है वो सेम होते हैं, इसलिए इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। अब आपका रिजल्ट आ चुका है। जो शुरुआत डायनेम से हुई थी, अभी जो नया सिस्टम आपको मिला है इस नए सिस्टम को बोलते हैं रेंज। अब ये बन गया है इसमें
Now the system has been reduced to a single force capital R at O dash and couple K is equal to G cos theta about O dash A dash as axis. ये हो गया है O dash A dash is axis. The axis O dash A dash is called central axis and system R comma K is called रेंज। तो जो इस तरह से O डैश A डैश आपकी एक्सिस आई है वो सेंट्रल एक्सिस है, तो यानी कि सेंट्रल एक्सिस की क्वालिटी बनी फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन और मूवमेंट की एक्सिस दोनों एक ही होनी चाहिए, जैसे कि पेज के केस में होता है। तो यानी कि पेज जिस लाइन पर चलता है, जिस लाइन के परिधि घूमता है वो सेंट्रल एक्सिस होती है। अब हमने नया सिस्टम बना दिया अपना, इसे रेंज बोलते हैं R K। उसके बाद 4.7 है, इसमें डेफिनेशन है। डेफिनेशन सबसे पहले सेंट्रल एक्सिस की डेफिनेशन है, सेंट्रल एक्सिस के बारे में आपने पढ़ लिया है। फिर रेंज की डेफिनेशन है, रेंज भी आपको बता चुका हूँ, ये इसमें से देख लीजिएगा। और फिर उसमें तीसरी डेफिनेशन में ये आएगा इंटेंसिटी एंड पिच ऑफ रेंज। इंटेंसिटी एंड पिच ऑफ रेंज। रेंज तुम्हारी R, K हो चुकी है। जो फोर्स होता है वो इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, और जो K अपॉन R होता है, K मूवमेंट है और R जो है फोर्स है। जब मूवमेंट को R से डिवाइड करेंगे तो जो यूनिट, जो वैल्यू निकल कर आएगी वो मीटर में होगी, यानी कि डिस्टेंस की यूनिट निकल कर आएगी तो वो पिच कहलाती है। ये है द सिंगल फोर्स कैपिटल R is called intensity of range and ratio K upon R is called pitch small p of range। पिच को जो है नॉर्मली स्मॉल पी से हम डिनोट कर देते हैं। पिच का फार्मूला बना मूवमेंट अपॉन फोर्स। अब नेक्स्ट, अब ये तो आपने सेंट्रल एक्सिस सीख ली है, अब मैं आपको इसकी इक्वेशन बताने जा रहा हूं जिससे कि आप क्वेश्चन करेंगे। अब पहला फार्मूला आपके सामने आने वाला है जिससे आपको एग्जाम में यानी कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं। सभी क्वेश्चन में लगभग वो फार्मूला लगेगा। 4.8 इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस। ये 2015 के इंप्रूवमेंट में आया था, 2017 के इंप्रूवमेंट में आया था, 13 में आया था, 13 के इंप्रूवमेंट में आया था। काफी आया हुआ हेडिंग है, ये सेकंड लास्ट हमारा हेडिंग है। और अब हम एक्सिस निकालने वाले हैं। जो पीछे वाला हेडिंग थ्योरी का था, उस थ्योरी को जो है आप मैथमेटिकल रूप में ले आइएगा। पीछे वाले हेडिंग में देखा कि आपने शुरुआत जो हुई थी वो डायनेम से हुई थी, तो सर डायनेम से शुरुआत करते हैं। लेट द सिस्टम ऑफ फोर्सेस is equivalent to dyname R, G, where R is equal to under root x square y square plus z square और G is equal to था under root
एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और कैपिटल एक्स इज इक्वल टू समेशन एक्स आर, कैपिटल वाई इज इक्वल टू समेशन वाई आर, कैपिटल जेड इज इक्वल टू समेशन जेड आर, और कैपिटल एल इज इक्वल टू समेशन वाई आर जेड आर माइनस स्मॉल जेड आर वाई आर, और कैपिटल एम इज इक्वल टू समेशन स्मॉल जेड आर एक्स आर माइनस स्मॉल एक्स आर जेड आर, और कैपिटल एन इज इक्वल टू समेशन स्मॉल एक्स आर कैपिटल वाई आर माइनस स्मॉल वाई आर कैपिटल एक्स आर। अब ये जो फार्मूले हैं मैंने जो है लिख दिए हैं अपने पुराने फार्मूले। अब बात करिएगा उसकी रेंज की। रेंज में भी आपने देखना मूवमेंट जी नहीं था, जी कॉस थीटा हुआ था, तो फोर्स तो वही था लेकिन मूवमेंट बदल चुका है। द एक्सिस ऑफ सिंगल कपल K is equal to G cos theta and line of action of force R is called central axis। अब ये जी ले लीजिएगा, लेट P कोई पॉइंट मान लीजिएगा, अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा लाई ऑन सेंट्रल एक्सिस। अब हमने अपनी सेंट्रल एक्सिस की डेफिनेशन लिख दी। मूवमेंट K इज इक्वल टू जी कॉस थीटा की एक्सिस और जो फोर्स R है उसकी लाइन ऑफ एक्शन जब एक ही हो जाती है तो वो हमारी सेंट्रल एक्सिस कहलाती है। अभी आपने पीछे वाले थ्योरम में देखा ही था आपने आर्टिकल में। अब सेंट्रल एक्सिस बनाने के लिए जी हट चुका है, जी की जगह जी कॉस थीटा आ चुका है, तो मूवमेंट अगर बदल चुका है तो मूवमेंट के कंपोनेंट भी बदल जाएंगे। जो इस समय जी के कंपोनेंट है वो कैपिटल एल, कैपिटल एम और कैपिटल एन है। अब के इज इक्वल टू जी कॉस थीटा के जो नए कंपोनेंट लिए जा रहे हैं वो लिए जा रहे हैं एल डैश, एम डैश और एन डैश। अब मैं सेंट्रल एक्सिस की इक्वेशन निकालने वाला हूं, तो बाद में इसका लोकस लेंगे। पॉइंट पी मैंने लिया है अल्फा बीटा गामा, ये सेंट्रल एक्सिस पर है। डायनेम में जो फोर्स होता है कैपिटल आर होता है और रेंज में भी फोर्स कैपिटल आर होता है, दोनों में कोई बदलाव नहीं है। तो एक्स वाई जेड नहीं बदलेंगे, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड नहीं बदलेंगे। लेकिन डायनेम का जो मोमेंट है कपल है वो जी है, और जबकि रेंज का जो कपल है वो जी कॉस थीटा है। तो जी के कंपोनेंट बदलने जा रहे हैं और नए कंपोनेंट आने वाले हैं। नए कंपोनेंट एल डैश, एम डैश, एन डैश आने वाले हैं, और उन्हें अगर आपको प्राप्त करना है तो जो आपका फार्मूला कैपिटल एन, कैपिटल एम, कैपिटल एन है उसमें एक्स आर को हटा कर स्मॉल एक्स आर जो कोऑर्डिनेट है, एक्स आर की जगह एक्स आर माइनस अल्फा, वाई आर की जगह वाई आर माइनस बीटा और जेड आर की जगह जेड आर माइनस गामा डाल दीजिएगा और आपके नए कंपोनेंट जी कॉस थीटा यानी कि के आपको प्राप्त हो जाएंगे। अब ये ले लेते हैं द कंपोनेंट, ये ऐसे लिख लेते हैं, लेट द कंपोनेंट ऑफ K is equal to G cos theta are L dash, M dash, N dash, which can be obtained by capital L, capital M, capital N, which can be obtained by LMN with replacing small xr, small yr, small zr with xr minus alpha, yr minus beta, zr minus gamma। यानी कि मान लो कि जी कॉस थीटा के जो कंपोनेंट है वो एल डैश, एम डैश, एन डैश है जो आपको एलिमेंट से प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको रिप्लेस करना पड़ेगा स्मॉल एक्स आर, स्मॉल वाई आर, स्मॉल जेड आर। यानी कि जो पुराने कोऑर्डिनेट हैं उनमें से आप अल्फा बीटा घटा दीजिएगा तो ये हो जाती है शिफ्टिंग। ये 11वीं क्लास का फार्मूला है। आपकी एक्सिस जो है वो शिफ्ट होने जा रही है, जैसे कि ओरिजिन को शिफ्ट करते हैं, अब ये 3D में शिफ्टिंग हो रही है। अब ऐसे ले लीजिएगा, नाउ एल डैश इज इक्वल टू आ जाइएगा
समेशन वाई आर माइनस बीटा कैपिटल जेड आर स्मॉल जेड आर माइनस गामा और कैपिटल वाई आर। अब इसमें से ये वैल्यू अलग कर लीजिएगा, समेशन स्मॉल वाई आर कैपिटल जेड आर माइनस स्मॉल जेड आर कैपिटल वाई आर, ये आप अलग कर लीजिएगा। और बाकी आपका क्या बचा है, ये बचा है माइनस बीटा समेशन जेड आर और प्लस गामा समेशन वाई आर। अब ये वैल्यू आपके पास आ चुकी है, ये वैल्यू पुरानी कैपिटल एल की है, ये कैपिटल जेड है और ये कैपिटल वाई है। तो एल डैश इक्वल टू हो गया एल माइनस बीटा जेड और प्लस गामा वाई। इस तरह से आ चुका है आपका। और बल्कि आप इसे इस तरह से मत पढ़िएगा, आपको याद करने का तरीका बताता हूं। एल डैश इक्वल टू एल माइनस, आप ऐसे पढ़िएगा बीटा जेड माइनस गामा वाई। अब मैं सिमिलरली लिखने वाला हूं, एल डैश आ चुका है सिमिलरली। अब m की वैल्यू और n की वैल्यू बिना कैलकुलेट होने के कैसे आएगी, अब देखिएगा आपने l डैश की वैल्यू निकाली, तो l डैश की वैल्यू निकालने के लिए आप l में से माइनस कर रहे हैं ना, एक क्वांटिटी माइनस कर रहे हैं। तो जब आप m डैश निकालने जाएंगे तो m में से आप वैल्यू माइनस करेंगे, सही है। और जब आप n डैश निकालने जाएंगे तो उसमें से n में से एक वैल्यू माइनस करेंगे। अब माइनस वाली जो वैल्यू होगी उसे सीख लीजिएगा कैसे होगी, है ना। जैसे मूवमेंट निकालना है तो मूवमेंट में डिस्टेंस पहले आती है, फोर्स बाद में आता है। तो इसे ऐसे पढ़ना, आई जे के अल्फा बीटा गामा कैपिटल एफ कैपिटल वाई और कैपिटल जेड, ऐसे पढ़ो आप इसे, है ना। इस तरह से पढ़ लो। डिटरमिनेंट खुला हुआ है, आर क्रॉस एफ लगा दिया, एक्स आर वाई आर जेड आर की जगह अल्फा। अब देखो एल है ना, एल जो है एक्स अबाउट एक्स एक्सिस होता है ना, एक्स एक्सिस की अक्ष होती है, तो आई कैप का कोएफिशिएंट। अब देखो बीटा जेड माइनस के गामा वाई आएगा, है ना। अब एम डैश में बीच वाली लाइन छोड़ देंगे, प्लस लेने के लिए इसकी मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ होगा गामा एक्स माइनस एल्फा जेड, गामा एक्स माइनस एल्फा जेड। एन डैश में आ जाओ, एन डैश आगा के कैप वाले से, तो आखिरी वाली लाइन छोड़ दो, तो यहां से बनेगा एल्फा वाई माइनस बीटा एक्स। और यही तरीका है याद करने का। इसे जब भी याद करने माइनस प्लस की गड़बड़ ना हो जाए तो रफ पर जाकर के डिटरमिनेंट खोल लो और नीचे उतार करके लिख दो, जल्दी खत्म है। एल डैश एम डैश एन डैश, अब ये आ चुके हैं। अब आगे ये चलते हैं। जी कॉस थीटा के कंपोनेंट एल डैश एम डैश एन डैश आ चुके हैं। जब डिसीज निकालते हैं तो मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, यानी कि एल डैश एम डैश एन डैश जो है वो हमारे कंपोनेंट है, डिसीज है ना। और डिसीज के अपॉन में से अगर वैल्यू हटा दो तो डी आर एस हो जाते हैं। और जो सेंट्रल एक्सिस की डेफिनेशन थी, सेंट्रल एक्सिस की डेफिनेशन में जो फोर्स आर की लाइन ऑफ एक्शन है वही आपके मूवमेंट जी कॉस थीटा की एक्सिस है, तो दोनों लाइन एक ही है, तो दोनों के जो डिसीज हैं वो सेम करने वाले हैं। अब ये है डिसीज ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स आर कैपिटल एक्स अपॉन आर कॉमा कैपिटल वाई अपॉन आर कॉमा कैपिटल जेड अपॉन आर। डिसीज ऑफ एक्सिस ऑफ कपल ऑफ k इक्वल टू जी कॉस थीटा आर एल डैश अपॉन के एम डैश अपॉन के एन डैश अपॉन के, दोनों के डिसीज लिख दिए। कंपोनेंट देखो और कंपोनेंट को टोटल कंपोनेंट उठाओ और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, डिसीज आपके तैयार हो गए। लेकिन ये दो तो है ही ना सेंट्रल एक्सिस के लिए, ये दोनों तो एक ही हैं, सिंस बोथ आर सेम लाइन। अब सेम लाइन है तो डिसीज सेम हो जाएंगे। ऊपर से आर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, नीचे से के कॉमन है, के लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप ऐसे लिख दीजिएगा एल डैश अपॉन एक्स एम डैश अपॉन वाई एन डैश अपॉन जेड। एल डैश की वैल्यू डाल लीजिएगा एल माइनस बीटा जेड माइनस गामा वाई अपॉन एक्स एम माइनस
गामा एक्स माइनस अल्फा जेड अपॉन वाई एन डैश की वैल्यू एन माइनस अल्फा वाई माइनस बीटा एक्स अपॉन जेड। ये आ गया है ना। अब रेशियो है, अब रेशियो निकालने के लिए राइट हैंड साइड में कोई वैल्यू रखनी पड़ेगी ना, तो ऊपर ना एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, नीचे एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, है ना, और उनको ऐड कर दीजिएगा। तो इसमें यहाँ पर थोड़ी सी लिमिट लगा दीजिएगा, यहाँ पर इसे ऐसे कर लीजिएगा, इसको इम्प्लाइज एक्स एल माइनस बीटा जेड माइनस गामा वाई वाई एम माइनस गामा एक्स माइनस अल्फा जेड कैपिटल जेड एन माइनस अल्फा वाई माइनस बीटा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये हो गया। जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे ना तो अल्फा बीटा गामा जो है जितनी भी टर्म है वो सारी कट जाएंगी, तो वो ऐसा हो जाएगा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड अपॉन नीचे आपका वो आ गया आर स्क्वायर आ गया है ना, ये आर स्क्वायर आ चुका है। अब नीचे वाली जो वैल्यू है आपकी आर स्क्वायर आ चुकी है, जबकि ऊपर बना है आपका एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड, है ना। अब यहाँ पर आर स्क्वायर की वैल्यू बन चुकी है। अब इसे आप ऐसे करिएगा, इसमें ऐसे करिएगा के अपॉन आर, के से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, एक आर अंदर ले जाता हूँ, तो ऐसे पढ़ना एल अपॉन के इंटू एक्स अपॉन आर प्लस एम अपॉन के इंटू वाई अपॉन आर प्लस एन अपॉन के इंटू जेड अपॉन आर। अब देखिएगा ये एल अपॉन के एम अपॉन के एन, सॉरी गलत हो गया, ये जी लेना पड़ेगा मुझे, यहाँ जी यहाँ जी यहाँ जी। अब एल अपॉन जी एम अपॉन जी एन अपॉन जी, डायरेक्शन कोसाइन थे फोर्स कैपिटल मोमेंट कैपिटल जी के, ठीक। और एक्स अपॉन आर वाई अपॉन आर जेड अपॉन आर, लाइन ऑफ एक्शन के डिसीज हैं फोर्स कैपिटल आर के। और जब डायनेम लिया जाता है तो दोनों के बीच का एंगल जो है वो थीटा लिया गया था। क्या लिया गया था? थीटा। और ये फार्मूला खुला हुआ है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, तो ये कॉस थीटा तैयार हो गया। तो ऊपर हो गया जी कॉस थीटा अपॉन आर, जी कॉस थीटा की वैल्यू थी के अपॉन आर और इजिकल टू स्मॉल पी, और के अपॉन आर जो है हमारा पिच था स्मॉल पी। अब यहां से लास्ट लाइन ले लेते हैं। अब ये आ चुका है, ये कैलकुलेशन जो है एक ही साथ कर दीजिएगा, जिससे कि पहली वाली लाइन जो है लिखने से आप बार बार बच जाएं। अब अल्फा बीटा गामा जो कोऑर्डिनेट लिए गए थे वो सेंट्रल एक्सिस पे लिए गए थे, अब उस पॉइंट का लोकस ले लीजिएगा और आपको एक लाइन जो है वो मिल जाएगी। सेंट्रल एक्सिस इज लोकस ऑफ अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा। अब अल्फा बीटा गामा हटा करके कोऑर्डिनेट डाल दीजिएगा छोटे एक्स वाई जेड, आ जाइएगा यहां से आइएगा एल माइनस वाई जेड माइनस जेड कैपिटल वाई अपॉन एक्स, एम माइनस यहां से आ जाइएगा जेड एक्स माइनस स्मॉल एक्स कैपिटल जेड अपॉन कैपिटल वाई, एन माइनस एक्स कैपिटल वाई माइनस वाई कैपिटल एक्स अपॉन जेड इज इक्वल टू पी। अब इस फार्मूले को आप याद कर लीजिएगा, इस फार्मूले को याद कर लीजिएगा, सेंट्रल एक्सिस का फार्मूला है और इसी पर ही आपको सवाल करने हैं। तो होगा क्या, जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें 6 वैल्यू निकलेगी, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड कैपिटल एल कैपिटल एम और कैपिटल एन, उठा करके यहाँ रख दिया जाएगा, हमारे आंसर आने शुरू हो जाएंगे। अभी थोड़ा आपको मतलब अजीब सा लग सकता है, लेकिन जब आप क्वेश्चन करेंगे, जब मैं एक्सरसाइज कराऊंगा तो आपको लगेगा कि सबसे आसान चैप्टर जो है वो यही था। सब एक ही तरह से पूरी कैलकुलेशन करनी है और कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी आपको। अब इसके बाद एक आर्टिकल और है, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जो है क्वेश्चन शुरू कर देंगे।